साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विश्व मगरमच्छ दिवस के संबंध में। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले यह फिगर आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें 3 प्रकार के मगरमच्छों को दिखाया गया है। तो भारत में क्या है कि मगरमच्छ की 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें से जो पहला वाला फिगर है ये आपका मगर है, अथवा इसको दलदली मगरमच्छ के नाम से जानते हैं या भारतीय मगरमच्छ के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो आपका दूसरा वाला है ये क्या है, ये घड़ियाल है। और तीसरा वाला जो ये है सबसे बड़ा वाला, ये क्या है, ये खारे पानी का मगरमच्छ है। तो इन तीनों को फिगर याद रखिए कौन सा मगरमच्छ कौन सा है। इन तीनों के बारे में ही हम लोग विश्व मगरमच्छ दिवस के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो हम लोग विश्व मगरमच्छ दिवस या वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मतलब मगरमच्छ के संबंध में ये जो चर्चा है, यह आपका जो जीएस प्रश्न पत्र होते हैं उसका प्रश्न पत्र नंबर 3 का जो संरक्षण संबंधी विषय है उसके अंतर्गत यह आ जाएगा। तो अब विश्व मगरमच्छ दिवस की बात करते हैं। तो यह जो है प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और यह दुनिया भर में संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड मगरमच्छों और घड़ियालों की स्थिति को उजागर करने हेतु एक वैश्विक जागरूकता अभियान है। तथा भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत में मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनके नाम अभी हम लोग और पिक्चर को हम लोग ने ऊपर देखा था। पहला है आपका मगर अथवा जिसको दलदली मगरमच्छ कहते हैं, दूसरा है खारे पानी का मगरमच्छ और तीसरा है घड़ियाल। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मगर अथवा दलदली मगरमच्छ के बारे में। तो इसको भारतीय मगरमच्छ भी कहा जाता है और यह पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। तथा यदि इसके संरक्षण की बात करें तो इसे आयुष्यन द्वारा असुरक्षित या कह सकते हैं संवेदनशील या इंग्लिश में कहें तो वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो याद रखिएगा, जो आपका मगर अथवा दलदली मगरमच्छ है या आयुष्यन की वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। और ये जो मगर होते हैं ये मुख्य रूप से मीठे पानी में पाए जाते हैं, जहाँ मीठे पानी के सोर्स होते हैं वहाँ पर पाई जाने वाली प्रजाति है तथा यह झीलों, नदियों और दलदल में पाई जाती हैं, क्योंकि ये यहाँ पर मीठा पानी मिलता है। अब दूसरे मगरमच्छ की तरफ चलते हैं। दूसरा है घड़ियाल। तो घड़ियाल के बारे में चर्चा करें तो घड़ियाल या इसको मछली खाने वाला मगरमच्छ कहते हैं। तो घड़ियाल या मछली खाने वाला मगरमच्छ भारतीय उपमहाद्वीप का ये मूल निवासी है और इसे आयुष्यन द्वारा घोर संकटग्रस्त या इंग्लिश में देखें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंग्लिश वाला जो वर्ड है उसको याद रखिएगा। तो इसे आयुष्यन द्वारा क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। मगर अथवा दलदली मगरमच्छ किस में था? तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में था। और ये जो आपका घड़ियाल है यह आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है। और इसकी जो आबादी है वो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी उत्तर प्रदेश में है। सोन नदी अभ्यारण्य यह मध्य प्रदेश में है। और उड़ीसा के सतकोशिया अभ्यारण्य तथा महानदी के वर्षावन बायोम में ये पाए जाते हैं। अब तीसरे मगरमच्छ की तरफ चलते हैं, जो है खारे पानी का मगरमच्छ। तो खारे पानी का मगरमच्छ जो है इसकी खासियत क्या है कि यह सभी जीवित सरीसृपों में, जो भी अभी वर्तमान में जीवित सरीसृप हैं उनमें ये सबसे बड़ा होता है। और इसकी लंबाई का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं, ये लगभग 7 मीटर तक, ये 7 मीटर तक लंबा होता है। और यह आयुष्यन द्वारा इसको संकट मुक्त अर्थात लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मतलब इनको सबसे कम खतरा है इन तीनों में। तो इस प्रकार से जो मगर था अथवा दलदली मगरमच्छ वो वल्नरेबल कैटेगरी में था। खारे पानी का मगरमच्छ जो इस अभी बात कर रहे हैं ये लिस्ट कंसर्न में, और घड़ियाल किस में था? वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, मतलब सबसे जिसके अस्तित्व को सबसे ज़्यादा खतरा वो कौन सा है? घड़ियाल है। तथा यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि मगरमच्छ किस में आता है? मगरमच्छ आपका सरीसृप में आता है। इसको आप स्तनपायी मत मान लीजिएगा, क्योंकि ये अंडे देते हैं। और याद रखिएगा सरीसृप में आने वाला जीव है। और यदि इसकी अवस्थित देखें कि पाया कहाँ जाता है तो यह भारत के पूर्वी तट पर, मेनली जो पूर्वी तट है उधर यह पाया जाता है। आमतौर पर उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा भारत में ये सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है खारे पानी के मगरमच्छों के प्रमुख आवास हैं। अब
थोड़ा सा हम लोग जो भारत में मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम चलाए गए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो घड़ियाल और खारे पानी, इसके बारे में, घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम को पहली बार 1975 में उड़ीसा में लागू किया गया था। इसकी संकल्पना जो आती है इसको चालू करने की, वो 1974 में आई थी, परंतु इसे पहली बार जो लागू किया गया उड़ीसा में 1975 में, और इसके बाद मगर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था। मतलब पहले जो 2 प्रजाति थी, घड़ियाल और खारे पानी के संरक्षण की, इसको 1975 में प्रारंभ किया गया। उसके बाद जो मगर अथवा दलदली मगरमच्छ वाला था, उसके संरक्षण का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। इसके अलावा मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट जो है, इसको 1976 में FAO अर्थात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तथा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की सहायता से इसको शुरू किया गया। मतलब यह जो प्रोजेक्ट है, इसको जो फंडिंग है वो आपका FAO और UNDP की तरफ से आता है। और इसके अलावा एक चीज़ और फैक्ट याद रखिएगा, उड़ीसा में क्या है, भारतीय मगरमच्छ की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब कुछ जो इनके संबंध परियोजनाएं चलाई गई हैं इंडिविजुअल, उनको देख लेते हैं। एक है आपका बौला परियोजना डांगमाल। तो जो बौला होता है, उड़िया भाषा में खारे पानी के मगरमच्छ को क्या कहते हैं, बौला कहा जाता है। और यह जो डांगमाल है, यह स्थान है कहाँ पर, ये भितरकनिका अभ्यारण्य में स्थित है। तो यह जो बौला परियोजना डांगमाल है इनके संरक्षण की, वो आपका भितरकनिका अभ्यारण्य में अर्थात आपका उड़ीसा में ये चलाया जा रहा है। इसके अलावा रामतीर्थ मगर परियोजना, यह परियोजना उड़ीसा के रामतीर्थ केंद्र में संचालित है। तथा इसके अलावा टीकरपाड़ा उड़ीसा में घड़ियाल परियोजना, नंदनकानन उड़ीसा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। तो ये सब कुछ जो हैं, जो परियोजनाएं हैं, ये मगरमच्छों के संरक्षण से संबंध में चलाए गए हैं। कुछ अन्य तथ्यों को भी आपको पता होना चाहिए जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है या फैक्ट के रूप में कहीं पे एक कथन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पहला है, उड़ीसा का जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये जो कि यह विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यहाँ पर लवण युक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। मतलब खारे पानी का मगरमच्छ जो है सबसे अधिक यहाँ पर भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा फैक्ट क्या है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, यदि पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह हैदराबाद में स्थित है। कई बार इस तरह के संस्थानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि फलाने संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद किस राज्य में आएगा, तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि आंध्र प्रदेश मत लगा दीजिएगा। अब हैदराबाद तेलंगाना में आता है, तो यदि राज्य के रूप में पूछेगा तो तेलंगाना हो जाएगा, और यदि जिले के रूप में या शहर के रूप में पूछेगा तो यह हैदराबाद में अवस्थित है। इसके अलावा मगरमच्छ अभयारण्यों की जो सर्वाधिक संख्या है वो कहाँ पर है, वो आपका आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पेंगोलिन के बारे में। तो कॉन्टेक्स्ट क्या था, चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा में यह इसलिए आया कि चीन ने पेंगोलिन को उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है। मतलब अपने कहीं के जो जीव, उनके कहीं जो जीव संरक्षण से संबंधित जो कानून वगैरह है उसमें इन्होंने अब पेंगोलिन को उच्चतम सुरक्षा प्रदान की है। अब मतलब इनका अवैध तस्करी करना या इनको नुकसान पहुंचाना वो जो है ज़्यादा कठोर अपराध हो जाएगा। तथा इस संकटग्रस्त स्तनपायी जीव के सल्कों, जो इनके शल्क होते हैं, यदि आप इनकी फिगर अभी देखेंगे तो इनमें ऊपर सल्क जैसे संरचना होती है, तो इन सल्कों को अपनी परंपरागत दवाओं की सूची से हटा दिया है। चूँकि वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है दवाओं के लिए किया जाता था, तो अब इन्होंने उसको दवाओं की सूची से हटा करके उच्चतम स्तर की सुरक्षा इनको प्रदान की है। तथा पेंगुलिन के बारे में याद रखिएगा, पेंगुलिन जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र सशल्क स्तनपायी जीव है। मतलब एकमात्र ऐसा स्तनपायी, मतलब जीव की बात नहीं हो रही है, एकमात्र स्तनपायी की, मतलब ऐसा मैमल है जो कि जिसमें सशल्क शल्क पाए जाते हैं। ठीक है, और किसी प्रजाति में होंगी उसमें पाए जाते हैं, परंतु स्तनपाइयों में देखेंगे तो ये एकमात्र ऐसा जीव है पेंगुलिन जिसमें शल्कें पाई जाती हैं। स्तनपाई है अर्थात जिस कैटेगरी में मनुष्य आता है उसी कैटेगरी में, उसी मैमल्स वाली कैटेगरी में ये भी आते हैं। तो यहाँ पर इसका फिगर ये देख सकते हैं, ये है आपका, एक सेकेंड, ये है आपका पेंगुलिन। ठीक है, ये आप इसमें देख सकते हैं, इसकी ये शल्कें होती हैं और मोटी सी पूंछ होती है। तो इसकी जो संरचना है, इसके शत्रुओं से इसके बचाव के लिए ऐसी इसकी संरचना होती है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो साइट्स संस्था है, साइट्स के अनुसार
पेंगुलिन जो है पेंगुलिन ऐसा स्तनपायी जीव है जिसकी खाने और पारंपरिक दवाओं में इस्तेमाल के लिए सबसे अधिक अवैध तस्करी होती है। इसको दोनों चीज़ में इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसके जो पारंपरिक दवाएं होती हैं उसमें भी इसके जो प्रोडक्ट मतलब शरीर के जो अंग होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए सबसे अधिक अवैध तस्करी करने वाला यह जीव है। तथा दुनिया भर में पाई जाने वाली पेंगुलिन की 8 प्रजातियां हैं और इन 8 प्रजातियों में से जो हैं भारत में केवल 2 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो एक तो आपका चीनी पेंगुलिन है और दूसरी आपकी इंडियन पेंगुलिन है। और ये जो पेंगुलिन है भारत में कहाँ पाई जाती है? अधिकतर पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत, दूरस्थ दक्षिण भारत में भी पाई जाती हैं। तथा इनके बारे में कुछ अन्य विशेषताएं देखें तो ये केवल रात में ही सक्रिय होते हैं तथा ये खाते क्या हैं? तो चींटी और दीमक इनका मुख्य भोजन है। इसके अलावा पेंगुलिन को संरक्षण प्रदान करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 फरवरी को विश्व पेंगुलिन दिवस मनाया जाता है। अब इनके संरक्षण की स्थिति को देखें तो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में जो चीनी पेंगुलिन है, हमारे यहाँ 2 पेंगुलिन पाई जाती है, एक चीनी पेंगुलिन पाई जाती है, एक भारतीय पेंगुलिन। तो रेड लिस्ट जो है आईयूसीएन की, इसमें चीनी पेंगुलिन को गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि जो भारतीय पेंगुलिन है इसको संकटग्रस्त अर्थात इंडेंजर्ड कैटेगरी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा, चीनी पेंगुलिन जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है और भारतीय पेंगुलिन आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यदि देखें तो पेंगुलिन जो है ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है परिशिष्ट वन अर्थात अनुसूची वन श्रेणी में यह सूचीबद्ध रूप से संरक्षित जीव है। मतलब इस परिशिष्ट वन या अनुसूची वन में आपके शेर वगैरह भी आते हैं। तो मतलब सबसे अधिक जो इनको प्रोटेक्शन प्रदान की गई है जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 इसके तहत। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 2020 के संबंध में। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है आपका कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है यह 17 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर एक फैक्ट और चीज़ याद रखिएगा कि मतलब मरुस्थलीकरण से संबंधित ये जो टॉपिक है यह आपका जो प्रश्न पत्र नंबर 3 है, जीएस का प्रश्न पत्र नंबर 3, इसके अंतर्गत जो संरक्षण संबंधी जो विषय हैं उसके अंतर्गत यह मरुस्थल से संबंधित टॉपिक आ जाएगा। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में हम लोग डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि यदि एक तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और यदि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यदि मेंस में भी इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो इसमें जो बताए गए फैक्टों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस बार की जो थीम रही था 2020 की जो इस दिवस की जो थीम है वो क्या रही है? भोजन, चारा एवं रेशों के लिए उपभोग और भूमि के बीच अंतर संबंध। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, क्या है? फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड। तो यह थीम याद रखिए, थीम पूछा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि 17 जून ही क्यों मनाया गया, मतलब 17 जून कैसे चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका अनुमोदन जो है दिसंबर 1996 में कर दिया गया तथा 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, यदि इसको इंग्लिश में कहें तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसको शॉर्ट में UNCCD के रूप में जानते हैं। तो हर जगह पर UNCCD लिखा रहता है, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, और हिंदी में क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय। तो इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे आपका कब? 14 अक्टूबर 1994 को, जिसके पश्चात वर्ष 1995 से मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए 17 जून को प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाने लगा। मतलब आपका 1995 से यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। अब थोड़ा सा मरुस्थलीकरण को समझ लेते हैं कि मरुस्थलीकरण जो है डेजर्टिफिकेशन होता क्या है। तो मरुस्थलीकरण जो है ये ज़मीन के अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियां समेत कई अन्य कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की ज़मीन जो है रेगिस्तान में
बदल जाती है। तो इसमें दोनों रीजन होते हैं, जलवायु परिवर्तन भी है मतलब प्राकृतिक कारण भी है, और आपका मानवीय गतिविधियाँ भी इसमें सम्मिलित होती हैं। इससे इन कारणों से क्या होता है कि ज़मीन की जो उत्पादन क्षमता होती है उसमें कमी हो जाती है और उसमें लगातार ह्रास होता रहता है। तथा इस प्रकार से कह सकते हैं कि मरुस्थलीकरण जो है एक तरह से भूमि क्षरण का वह प्रकार है जब शुष्क भूमि क्षेत्र जो है निरंतर बंजर होती जाती है और नम भूमि भी कम होती जाती है। साथ ही वन्य जीव और वनस्पति भी वहाँ पर खत्म होती जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, मरुस्थलीकरण होगी, और इसकी कई वजहें होती हैं। इसमें आपका जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियाँ प्रमुख रूप से सम्मिलित हैं या उत्तरदायी हैं। इसके अलावा शुष्क भूमि जो है आपका मतलब इस तरह का जो रेगिस्तानी भूमि है, तो शुष्क भूमि जो पारिस्थितिकी है ये विश्व के 1/3 क्षेत्र में विस्तृत है। मतलब जो पूरे वर्ल्ड का जो क्षेत्रफल है उसका 1/3 आपका शुष्क भूमि पारिस्थितिकी है, और यह अतिशोषण तथा अनुपयुक्त भूमि उपयोग के लिए बेहद संवेदनशील होती है। इसके अलावा गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, वनों की कटाई, अतिवृष्टि तथा खराब सिंचाई प्रथाएं, यह सभी जो हैं कारण यह भूमि की उत्पादकता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तथा अब बात कर लेते हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र अभिसमय है UNCCD, जिसका पूरा नाम हम लोग ने पहले ही देखा था, क्या था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो यह जो कन्वेंशन है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो UNCCD की स्थापना जो है कब हुई थी, वर्ष 1994 में की गई थी। तो मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि जो UNCCD है यह कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी है। तो कथन के रूप में ऐसे ही पूछता है कि लिख देगा बाध्यकारी जहाँ अबाध्यकारी है, अबाध्यकारी कन्वेंशन है, नहीं, ये बाध्यकारी कन्वेंशन है, और यह बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को तथा डेवलपमेंट को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। तथा इसके संबंध में कुछ अन्य फैक्ट को देखें तो रियो पृथ्वी सम्मेलन या जो रियो अर्थ समिट होता है आपका कब होता है, आपका 1992 में हुआ था। इसके पश्चात इस अभिसमय अर्थात जो UNCCD है इसके लिए वार्ताएं शुरू होती हैं, और UNCCD की स्थापना जो है रियो पृथ्वी सम्मेलन का जो एजेंडा 21 था उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा वर्ष 2006 को अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण वर्ष घोषित किया गया था इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए। इसके अलावा UNCCD जो है यह विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है। मतलब इसके संबंध में यह कार्य करने का प्रयास करता है, जिसे शुष्क भूमि मतलब इन तीनों को आप शुष्क, अर्धशुष्क और उप आर्द्र क्षेत्रों को तीनों को क्या कहते हैं, शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है। अब ये इस अभिसमय या जो कन्वेंशन है इसके उद्देश्य की बात करें तो यह जो UNCCD है इस अभिसमय का जो उद्देश्य है यह है सभी स्तरों पर प्रभावशाली कार्रवाइयों मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और साझेदारी व्यवस्थाओं द्वारा, तो प्रभावशाली कार्रवाइयों के माध्यम से सूखे और मरुस्थलीकरण अर्थात डेजर्टिफिकेशन की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे देशों में इन समस्याओं के प्रभाव को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य है इस कन्वेंशन का। तथा भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है वो इस कन्वेंशन का UNCCD कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए क्या है, नोडल मंत्रालय है अर्थात नोडल एजेंसी है। अब थोड़ा सा भारत के संदर्भ में बात करें कि भारत के संदर्भ में डेजर्टिफिकेशन को लेकर क्या चिंताएं हैं। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003-05 से लेकर के 2011-13 के बीच में भारत में मरुस्थलीकरण जो है वो 18.7 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है। मतलब इतना ज़मीन जो है वो क्या है, मरुस्थल के रूप में हो गई है। वहीं इसके अलावा सूखा प्रभावित 78 में से 78 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से अधिक क्षेत्र जो है वो मरुस्थलीकरण में बदल चुका है। इसके अलावा देश की 80% से अधिक निम्न भूमि जो है मतलब इस प्रकार की मरुस्थली भूमि जो है वो सिर्फ 9 राज्यों में स्थित है। अब ये 9 राज्य कौन से हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार आप नाम देख लीजिए। तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, जम्मू कश्मीर है, कर्नाटक है, झारखंड है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आपका तेलंगाना है।
इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है। तथा मरुस्थलीकरण या भूमि क्षरण के उच्चतम क्षेत्र वाले यदि शीर्ष 3 जिलों की बात करें कि भारत के 3 सबसे ज़्यादा मरुस्थलीकरण वाले ज़िले कौन से हैं, जिनका अधिकांश जो क्षेत्र है या जो ज़मीन है वो मरुस्थलीकरण में बदल चुकी है। तो इसमें सबसे नंबर 1 पे आता है आपका जैसलमेर, जो कि राजस्थान में स्थित है। यहाँ जैसलमेर की जो टोटल ज़मीन है उसका 92.96% जो ज़मीन है वो क्या हो गई, मरुस्थल हो चुकी है। इसके अलावा लाहौल एवं स्पीति, ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ का 80.54% ज़मीन मरुस्थलीकृत हो गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में स्थित कारगिल, यहाँ का 78.23%। अब प्रश्न उठता है कि भारत में मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारण क्या हैं। तो भारत में मरुस्थलीकरण का जो सबसे बड़ा रीजन है वो क्या है, पानी का क्षरण है। ये सारे कारणों में से 10.98% यह उत्तरदायी अकेले हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा रीजन कौन सा है, वनस्पति का क्षय है, यह 8.91% इसकी हिस्सेदारी है इसके कारणों में। इसके अलावा आपका पवन द्वारा कटाव, हवा के द्वारा जो कटाव होता है, 5.55%। इसके अलावा आपका अन्य जो रीजन है 2.07% है, और इसके अलावा लवणता 1.12%, और मानव निर्मित जो बस्तियां हैं ये सब जो है 0.69%। तो इस प्रकार से ये सारे कारण हैं, पानी का क्षरण है, पवन द्वारा कटाव है, मानव निर्मित बस्तियां हैं, वनस्पति का क्षय है, लवणता है, और अन्य कई सारे रीजन हैं जिनकी वजह से मरुस्थलीकरण भारत में बढ़ा है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सिक्जोथोरैक्स सिकुसीरुमेंसिस। तो नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इस नाम को एक आध बार पढ़ लीजिएगा। तो यह है क्या, तो यह एक मछली की प्रजाति है, और यह मछली की प्रजाति जो है अभी नई प्रजाति है यह, और इसको खोजा कहाँ गया है, तो इसको अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। तो यह अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में खोजी गई मछली की एक नई प्रजाति है। तो याद रखिएगा, ये केवल नाम देकर पूछ दे कि यह क्या है, किस चीज़ की प्रजाति है, तो मछली की प्रजाति है, या ये कह दे कि अभी हाल ही में खोजी गई मछली की, इस नाम की मछली की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में यह खोजी गई है। और मछली की यह जो प्रजाति है ये जीन्स स्किजोथोरैक्स से संबंधित है। इसके अलावा इस मछली की प्रजाति का जो नाम है उन नदियों के नाम से पड़ा है जहाँ पर यह पाई गई थी। अब पाई कहाँ गई थी, तो यह अरुणाचल प्रदेश के जो पूर्वी सियांग जिले हैं, यहाँ के मकांग क्षेत्र के पास 2 नदियाँ हैं, कौन सी, सीकू और शिरुंग नदी। इन नदियों में ये मछली पाई गई है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं प्रकृति सूचकांक 2020 के संबंध में, या नेचर इंडेक्स 2020 के संबंध में। तो इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि हाल ही में वर्ष 2020 के लिए प्रकृति सूचक रेटिंग जारी की गई, अर्थात नेचर इंडेक्स को जारी किया गया है। अब थोड़ा सा पहले इस इंडेक्स को देख लेते हैं कि यह इंडेक्स है क्या, मतलब इसमें क्या चीज़ें बताई जाती हैं। तो यह जो इंडेक्स है, नेचर इंडेक्स, ये करता क्या है कि देखिए पूरे वर्ल्ड में जो 82 नंबर, याद रखिएगा 82 जो हैं उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाएं हैं, मतलब जो ऐसी पत्रिकाएं हैं जिनमें लोग, या ऐसे जर्नल्स हैं जिसमें जो शोधार्थी होते हैं या जो वैज्ञानिक वगैरह हैं वो अपने शोध पत्रों को इनमें प्रकाशित करवाते हैं। तो ये सबसे, मतलब इनकी कह सकते हैं कि वैल्यू सबसे ज़्यादा है, या इनकी रेटिंग सबसे ज़्यादा है इन 82 विज्ञान पत्रिकाओं की। तो ये जो नेचर इंडेक्स है ये इस आधार पर रैंकिंग देता है कि किसी देश के जो शोध लेखक हैं या जो शोधार्थी हैं, तो किस देश के अधिक से अधिक शोधार्थियों या शोध लेखकों की इन 82 जो विज्ञान पत्रिका हैं इनमें उनके लेख प्रकाशित हुए। तो जिस देश के ज़्यादा से ज़्यादा शोधार्थियों क्या लोगों के लेख इन 82 पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं, उनको क्या है रैंकिंग में ऊपर स्थान दिया जाता है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि जो प्रकृति सूचकांक है वह स्वतंत्र रूप से चयनित 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के समूह में प्रकाशित शोध लेखों से संबंधित जानकारी का एक डेटाबेस है, और यह शोध लेखक की संबद्धताओं तथा संस्थागत संबंधों का विवरण प्रदान करता है। मतलब किस इंस्टीट्यूट से वो संबंधित शोधार्थी हैं और उनकी जो है, मतलब उस इंस्टीट्यूट के शोधार्थियों की कितनी ज़्यादा जो शोध पत्र हैं इन पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। तो प्रश्न उठता है कि इस डेटाबेस को या इस जो इंडेक्स इसको जारी कौन करता है, तो इसको नेचर रिसर्च नामक एक
संस्था कह सकते हैं। तो इस नेचर रिसर्च के द्वारा इसको संकलित किया जाता है और इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो सूचकांक है इंडेक्स, यह उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान परिणाम तथा संस्थागत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग संबंधों के बारे में यह इंडेक्स बताने का कार्य करता है। साथ ही यह प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान में उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान के संकेतक के रूप में, इंडिकेटर के रूप में यह कार्य करता है। तथा थोड़ा सा बात करते हैं प्रकृति सूचकांक मैट्रिक्स अर्थात नेचर इंडेक्स मैट्रिक्स के संबंध में। तो यहाँ पर हम ये देखने का प्रयास करेंगे इसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब इससे फ़ायदा क्या होता है। तो यह जो इंडेक्स है यह अनुसंधान परिणाम तथा सहकारिता के बारे में कई मैट्रिक्स अर्थात एक प्रकार का ढांचा प्रदान करता है या उनके संबंध में चीज़ों को बताता है। इसके अलावा इनमें शोध गणना, भिन्नात्मक गणना तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय सहकारिता स्कोर सम्मिलित होता है। अब हम लोग भारतीय संस्थानों या भारत की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि इस इंडेक्स में यदि भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक कितनी रही है, 12वीं रही है। तो ये लिखना मैं भूल गया हूँ, तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि भारत की इस इंडेक्स में रैंक कितनी है, 12वीं है। अब भारतीय संस्थानों के प्रदर्शन की बात करें तो जो आपका विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके 3 स्वायत्तशासी संस्थान जो हैं, यदि भारत के 30 भारतीय संस्थानों की बात करें जो मतलब जिनके शोध इन जो 82 जो पत्रिकाएँ इनमें प्रकाशित होती हैं, तो इन 30 भारतीय संस्थानों में से जो 3 हैं वो आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की संस्थान हैं। अब ये 3 कौन कौन से हैं, तो एक है आपका इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, IACS, या कोलकाता में स्थित है। इसको इन 30 में से 7वें रैंक पर रख सकते हैं। और दूसरा है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, बेंगलुरु में स्थित है। इसको आप इस 30 में जो भारत के संदर्भ में है उसमें 14वें स्थान पर रख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा है SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता, इसको आप 30 में 30वें स्थान पर रख सकते हैं। तथा यदि पूरे वैश्विक स्तर पर देखें कि भारत के कौन से संस्थान की कौन सी पोजीशन है, तो वैश्विक रूप से शीर्ष आके गए भारतीय संस्थानों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR जो है इसको 160वीं रैंक मिली है। और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को 184वीं स्थान मिली है और ओवरऑल कितनी है, 12वीं रैंक है। अब यदि वैश्विक संस्थाओं की बात करें तो इस इंडेक्स में शीर्ष 5 स्थान किसको मिला है, पहले नंबर पे आपका अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे इंग्लैंड है और 5वें पे आपका जापान है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारतीय गौर के बारे में या इंडियन गौर के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि फरवरी में नीलगिरी वन प्रभाग में किए गए, मतलब इस वन प्रभाग में किए गए भारतीय गौर के पहले जनसंख्या आकलन अभ्यास से पता चला है कि लगभग 2000 से अधिक भारतीय गौर जो हैं, ये जो नीलगिरी वन प्रभाग है यहाँ के 300 वर्ग किलोमीटर की सीमा में ये वास करते हैं, मतलब इस सीमा में 2000 इनकी आबादी है। अब इनके साथ चिंता क्या है, तो चिंता ये है कि नीलगिरी वन प्रभाग में हर साल जो है औसतन 60 गौरों की मौत हो जाती है और इनमें से कई क्या है मानव आवास के करीब होने वाली दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं, मतलब जो मनुष्य के साथ जो इनका कन्फ्लिक्ट होता है उसके शिकार हो जाते हैं। अब थोड़ा सा भारतीय गौर के बारे में बात करें तो गौर जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, बॉस गौर्स है, इसे भारतीय बाइसन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय गौर को भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, जो कि सबसे बड़ी विलुप्त बोवाइनों में से एक है। और यह मूल रूप से यह दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला गौ जातीय पशु, मतलब जिसमें आपकी गाय वगैरह आती हैं तो उसी में आने वाली, उसी कैटेगरी में आने वाला यह पशु है। तथा भारतीय गौर जो है इसको 1986 से आयुष्मान की रेड लिस्ट में असुरक्षित तथा वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया। तो याद रखिएगा भारतीय गौर जो है ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब इसके संबंध में इसके वितरण को देखें भारत में, तो भारत में 1990 के दशक के मध्य में इनकी जो जनसंख्या थी कितनी थी, 12,000 से लेकर के 22,000 के मध्य थी। और ये दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट और उनकी संलग्न पहाड़ियों, विशेष रूप से वायनाड, नागरहोल, मदुमलाई, बांदीपुर परिसर, गौर, जो बांदीपुर परिसर यहाँ पर गौर का ये प्रमुख निवास स्थान है यहाँ पर। तो ये आपकी गौर है, भारतीय गौर की फ़ोटो है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एंटीवायरल बायरो ब्लॉक कपड़ा प्रौद्योगिकी के बारे में, एंटीवायरल बायरो ब्लॉक टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के संबंध में। तो कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्रमुख वस्त्र निर्माणक कंपनी अरविंद लिमिटेड ने अपने कपड़े और परिधान
उत्पादों के लिए एक एंटीवायरल कपड़ा प्रौद्योगिकी शुरू करने की घोषणा की है। चूँकि अनुसंधानों से पता चला है कि कपड़ों पर क्या है कि वायरस और बैक्टीरिया ये 2 दिनों तक एक्टिव रह सकते हैं। तो अरविंद लिमिटेड का दावा है कि हेइक हेइक वायरो ब्लॉक जो प्रक्रिया है, इससे जो प्रोसेस्ड कपड़े होंगे, मतलब इस प्रोसेस से जो कपड़े बनाए जाएंगे वो वायरस को रोकते हैं और कांटेक्ट में आने पर उसे ख़त्म कर देते हैं। और इससे होगा क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो इससे कपड़ों के जरिए वायरस फैलने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है HEIQ वायरो ब्लॉक, इसके बारे में देख लेते हैं। तो HEIQ वायरो ब्लॉक जो है NPJ03 इसका पूरा नाम है। यह एक कुशल स्विस टेक्सटाइल तकनीक है जिसे कपड़ा निर्माण प्रक्रिया में के अंतिम चरण में कपड़े में मिलाया जाता है, और यह उन्नत चांदी और बेसिकल प्रौद्योगिकी का एक विशेष संयोजन है। और यह जो है, यह कोविड-19 वायरस के जो स्रोत है, अर्थात आपका SARS-CoV-2 के विरुद्ध ये प्रभावी साबित हुआ है। इसके अलावा HEIQ वायरो ब्लॉक जो है, ये केवल 30 मिनट में वायरस का 99% खात्मा कर देती है। इसके अलावा ये जो टेक्सटाइल है, यह मेडिकल फेस मास्क से लेकर के सभी प्रकार के फाइबर के लिए उपयुक्त, मतलब आप इस कपड़े को किसी प्रकार से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।